केमिस्ट्री की क्लास में बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं SN2 रिएक्शन। कल के वीडियो में हमने, इससे पहले के वीडियो में SN1 रिएक्शन कंप्लीट कर ली थी, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, जहां हम सीख चुके थे कि नाभिक स्नेही क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। आज हम पढ़ने वाले हैं द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से मैं आपको एक बात बता देती हूँ यहाँ से कि द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन जो होता है बच्चों, ये अभिक्रिया एक पद में नहीं होती है, एक पद में होती है। ठीक है, एक पद में रिएक्शन कंप्लीट होती है, एक पद में अभिक्रिया पूर्ण। ठीक है, अभिक्रिया में कितने पद होते हैं बेटा, इसमें एक पद, उसमें कितने थे, दो पद। दूसरी बात, इसमें अणु कितने ले रहे हैं, दो अणु, अर्थात इसमें दो अणु अभिक्रिया में भाग लेते हैं, मतलब एक ही पद में होगी तो दोनों अणु एक साथ भाग लेते हैं, क्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, तीसरी चीज क्या है बच्चों इसके अंदर, तीसरी चीज है इसके अंदर अपने पास यहाँ पे मुख्यतः यह मैथिल हैलाइड के साथ आसानी से होती है। किसके साथ होगी बेटा, मुख्यतः मैथिल हैलाइड के साथ आसानी से होगी। इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर आपको एक चीज हम बता दें कि ये जो अभिक्रिया है बेटा, यहाँ पर मैथिल हैलाइड का जो सूत्र होता है वो होता है CH3X। यहाँ जितनी ज्यादा इस कार्बन के पास भीड़ कम होगी, अर्थात जितने छोटे अणु इसके साथ जुड़े होंगे, जितने छोटे परमाणु इसके साथ जुड़े होंगे, जितने छोटे समूह इसके कार्बन के साथ जुड़े होंगे, उतनी ही आसानी से अभिक्रिया यहाँ होगी। ऐसा क्यों कहा, अभी हम आगे देखेंगे। इसके अंदर आगे देखते हैं इसमें रिएक्शन कैसे होगी। एक चीज यहाँ पे, जैसे हम अपन रिएक्शन को देख लेते हैं, इसके अंदर ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छी अभिक्रिया है। यहाँ से जैसे हमने लिखा CH3Cl मैथिल क्लोराइड, रिएक्शन किसके साथ है, KOH के साथ। ये ध्यान रखिएगा, KOH कैसा है बेटा, यहाँ पे एक्वस है, अर्थात इसको हम कैसा KOH कहते हैं, जलीय KOH। CH3OH बनेगा और साथ में क्या निकलेगा, KCl। आप कहोगे हमने तो कुछ करा ही नहीं बेटा, क्वेश्चन तो यही बनता है ना अपना। ये ऐसे कह देता है निम्न अभिक्रिया की क्रियाविधि बताइए, या ऐसे ना कह के यहाँ पे और थोड़ा टफ करता है रिएक्शन को, और इसको ऐसे लिख देता है MECl। MECl का मतलब क्या है, Me का मतलब है मिथाइल, अर्थात CH3 प्लस OH आयन, साथ में लिख देगा MEOH प्लस Cl माइनस। आपसे कह देगा इस अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखिए, तो ये अभिक्रिया इस तरह से भी लिखी जा सकती है। सीधे क्वेश्चन बनता है निम्न अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखिए। हम इसके अंदर ये तो देख ही रहे हैं कि Cl हट रहा है और OH आ रहा है। अब लेकिन हम ये देखेंगे कि ये Cl और हटकर OH आए तो यह अभिक्रिया SN1 से होगी या SN2 से होगी। तो ये जो अभिक्रिया होती है वो किस मैकेनिज्म से होती है, SN2 से होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, ये हमें कैसे पता चला, इसके बारे में हम देखेंगे। पहले हम क्रियाविधि पढ़ेंगे इसकी कि क्रियाविधि क्या है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम देखते हैं इसकी क्रियाविधि क्या है। ठीक है, मैकेनिज्म पढ़ने से पहले इसके अंदर हम एक नोट डाल के लिखेंगे, वो लिख लेते हैं नाभिक स्नेही का आक्रमण। बेटा इसके अंदर नाभिक स्नेही कौन सा है, KOH में OH माइनस, क्योंकि इसके पास ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। नाभिक स्नेही वही होता है, इसमें नाभिक इलेक्ट्रॉन होता है। नाभिक स्नेही कार्बन पर, कौन से कार्बन पर, जो हेलोजन से जुड़ा हुआ है, हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन ये वाला है, इस कार्बन पर नाभिक स्नेही हेलोजन से जुड़े कार्बन पर, हेलोजन से जुड़े कार्बन पर पीछे से आक्रमण करता है, पीछे से आक्रमण करता है। मतलब क्या हुआ इसका, अब ये भी देखेंगे। इसमें कोई मध्यवर्ती नहीं बनता, अर्थात कोई कार्बन नहीं बनेगा, इसमें कोई मध्यवर्ती नहीं बनता, जबकि
संक्रमण अवस्था का, जबकि संक्रमण अवस्था बनती है, इस संक्रमण अवस्था को हम क्या बोलते हैं बेटा? इस संक्रमण अवस्था को बोलते हैं TS, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अब हम पढ़ेंगे बच्चों इसकी मैकेनिज्म। बच्चों अब देखिए आगे हम इसका मैकेनिज्म कैसे करते हैं। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से इसमें जैसे हमने यहाँ से कहा कि मैथिल हैलाइड है हमारा, है ना, तो यहाँ से हमने सबसे पहले क्या लिखा बेटा? यहाँ से मैथिल हैलाइड, ये देखिए CH और ये क्या लिखा हमने? X। ठीक है, मैंने आपको बताया था इसके अंदर नाभिक स्नेही पीछे से आक्रमण करता है। ठीक है बच्चों, कहाँ से आक्रमण करेगा? ये OH माइनस यहाँ से इसमें पीछे से आक्रमण करेगा। मैं आपको इतना बता देती बेटा, यहाँ से जो X है इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, इसलिए इस पे क्या रहता है? माइनस। इस पे क्या रहता है बेटा? प्लस। इसीलिए OH माइनस पीछे से आक्रमण करेगा तो इस पे करेगा, इस वाले कार्बन पर करेगा। ठीक है, ये यहाँ से कहाँ से आक्रमण करता है? पीछे से, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म में हमेशा बैक अटैक होता है, नाभिक स्नेही का पीछे से आक्रमण होता है। अब देखिए इसके अंदर बैक अटैक होने के बाद स्थिति क्या होती है? चाहे या तो आप X लिख सकते हो, चाहे Cl लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ से कार्बन, यहाँ से ये तीनों हाइड्रोजन इस तरह से हो जाएंगे हमारे पास। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ अगर OH इस कार्बन से बंध बनाता है तो OH और कार्बन के बीच का बंध क्या होगा? बनते हुए, जबकि कार्बन और X का बंध क्या होगा? यहाँ से बच्चों टूटते हुए। लेकिन X पे वही माइनस आएगा, कार्बन पे वही प्लस आएगा, OH पे वही क्या आएगा? माइनस। ऐसी स्थिति जिसके अंदर एक बंध बनते हुए तो दूसरा बंध टूटते हुए हो, इसको हम कहते हैं बेटा ट्रांजिशन स्टेट, अर्थात संक्रमण अवस्था। और ये संक्रमण अवस्था बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है, अतः यह बहुत ज्यादा देर के लिए इसी अभिक्रिया में बनी हुई नहीं रहती। तुरंत ये बंध जो होता है ये यहाँ से टूटता है तथा दूसरा बंध जुड़ जाता है। देखिए यहाँ से किस तरह से होगा? ये OH इस कार्बन से बंध बन गया, यहाँ से ये H, ये वाला H और ये इस तरह से H, अर्थात यहाँ से जो X है ये यहाँ से टूट कर क्या हो जाता है बेटा? अलग हो जाता है। इसके अंदर आपने एक स्थिति यहाँ से ये देखिए यहाँ से X लग गया। इसके अंदर एक स्थिति आपने एक चीज ये देखी कि यहाँ देखिए कार्बन के तीनों हाइड्रोजन जो है लेफ्ट साइड में है, जबकि यहाँ पर कार्बन के तीनों हाइड्रोजन कहाँ चले गए? बैक साइड में। जब यहाँ से हाइड्रोजन की जो संख्या है इस तरह से, जब ओरिएंटेशन, इनकी दिशा, इनका विन्यास अगर इस तरह से पलट जाए तो इसको हम कहते हैं वाल्डन प्रतीपन। क्या कहते हैं बच्चों? इसको वाल्डन प्रतीपन। और इसको हम क्लियर करते हैं, वाल्डन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या बताया कि ये घटना कुछ इस तरह की होती है, जैसे हम बारिश में कभी कोई छाता लेकर जाते हैं, बारिश में जब छाता हम लेके जाते हैं या बहुत तेज बारिश के टाइम पे आंधी या तूफान आ जाए तो वो छाता जो होता है जिसकी डंडियां नीचे की तरफ होती हैं वो सारी कहाँ उलट जाती है? ऊपर की तरफ उलट जाती है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हुआ कि जिस प्रकार से छाते का जो ओरिएंटेशन होता है, एम्ब्रेला का जो ओरिएंटेशन अगर नीचे की तरफ होता है, बारिश आंधी तूफान में बिल्कुल पलट जाता है, इसी प्रकार से यहाँ भी ये तीनों हाइड्रोजन जो होते हैं एकदम पलट जाते हैं, उधर साइड चले जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर क्या होता है? प्रतीपन होता है, जिसे हम विन्यास का प्रतीपन भी कह सकते हो, या वाल्डन ने इसे टर्म दी थी, इसे वाल्डन प्रतीपन कहते हैं। क्या है? विन्यास का प्रतीपन। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? नाभिक स्नेही का पीछे से आक्रमण, नाभिक स्नेही का पीछे से आक्रमण। ठीक है, अब एक चीज हम आपको बता दें, यहाँ से क्लियरली समझिएगा बच्चों, यहाँ से मैं आपको एक चीज और एक्सप्लेन करने वाली हूँ, वो समझिएगा। मैंने आपको एक चीज ये कही कि ये मैथिल हैलाइड के साथ ये जो अपना है ये है CH3Cl और ये जो हमने लिखा ये है CH3 का होल थ्राइस CCl। इस कार्बन का जो है अपना ये 3 डिग्री है और ये कार्बन 1 डिग्री भी नहीं है। अगर यहाँ से नाभिक स्नेही का आक्रमण होना है, अब मैं आपको बता दूं ये क्या है? नाभिक स्नेही। एक्चुअली क्या है, इस नाभिक स्नेही के लिए डिसाइड नहीं होता कि ये SN1 से क्रिया करेगा या SN2 से। इन दोनों में से जो पहली प्रेफरेंस मिलती है वो किसको मिलती है बेटा? SN2 को मिलती है। अर्थात नाभिक स्नेही हमेशा, चाहे ये वाला हो हैलाइड चाहे 3 डिग्री हैलाइड हो, नाभिक स्नेही हमेशा कहाँ से आक्रमण करने की कोशिश करता है बेटा? पीछे से आक्रमण करने की कोशिश करता है। हमेशा कहाँ से आक्रमण करने की कोशिश करता है? पीछे से आक्रमण करने की कोशिश करता है। ठीक है, इन दोनों स्थितियों में ये OH माइनस कहाँ से जाता है? पीछे से जाता है। अगर अब ये पीछे से जाएगा तो आपको मैं बता दूं, हाइड्रोजन का जो एटम होता है, मैं इसको कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करना चाहूंगी बच्चों आपके लिए। हाइड्रोजन एटम का साइज बहुत छोटा होता है। ठीक है, इस तरह से हमने छोटे छोटे हाइड्रोजन एटम यहाँ से दिखा दिए। ये Cl लगा दिया, OH माइनस है जो आसानी से यहाँ से आक्रमण कर सकता है।
लेकिन अगर हम इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन में हमने कहा ये कार्बन और इस कार्बन से भी क्या जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन, तो ये 1 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन और ये 3। इसी प्रकार से एक और कार्बन है हमारे पास, ये कार्बन, एक और हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन, एक और लगा दिया हमने कार्बन, 1 हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन लगा दिया। यहाँ से ये जो गोले मैंने आपको दिखाए हैं यहाँ से, ये किसका काम कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन को बता रहे हैं, ठीक है। और ये जो अपन ने कार्बन लिखा, चाहो तो इसे ऐसे दिखा दो, ये कार्बन है यहाँ पे ये वाला। और अब यहाँ से भी कौन आ रहा है बेटा, OH माइनस, ये Cl है, OH माइनस यहाँ से क्या करने आ रहा है बेटा, अटैक करने आ रहा है। अब आपको एक चीज तो क्लियर दिख रही है, यहाँ से OH माइनस डायरेक्ट जा पाया, जबकि यहाँ पर जब ही गया तो इससे पीछे क्या दिखी, बहुत ज्यादा भीड़ दिखी। जब ये बहुत ज्यादा भीड़ इस OH माइनस को दिखती है तो ये पीछे से अटैक नहीं कर पाता। आप खुद ही बताइए, जब आप जा रहे हैं कहीं तो खुले हुए रास्ते पर जल्दी जा पाएंगे या भीड़ भरा रास्ता है कहाँ से जा पाएंगे। अगर किसी रास्ते पर भीड़ है तो आप क्या करते हैं, आप दूसरा रास्ता चुनते हैं कि इस रास्ते से जाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, कहीं ऐसा रास्ता देखा जाए जहाँ पे भीड़ क्या हो, कम हो। तो OH माइनस वही काम करता है। OH माइनस क्या करता है, पीछे से जाना बहुत कठिन होता है, इसीलिए OH माइनस क्या करता है, ये आगे से यहाँ अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन आगे से अगर अटैक करना जाएगा तो यहाँ पर कौन बैठा है, Cl बैठा है, इसीलिए सबसे पहले जब ये जाएगा तो ये Cl यहाँ से इसको क्या कर देगा, फ्री कर देगा। और ये जो कार्बन है सबसे पहले यहाँ क्या बन जाएगा, कार्ब धनायन बन जाएगा। जैसे ही कार्बोनायन बना, और तो कार्बोनायन कौन सा स्थायी बनता है, 3 डिग्री स्थायी बनता है, इसीलिए यहाँ पर जैसे ही बनता है यहाँ OH जुड़ जाता है। लेकिन अगर OH माइनस पीछे से जाता है तो ये रास्ता ज्यादा आसान होता है, क्योंकि इस वाले रास्ते में पहले एक बंध टूटेगा तब जाकर दूसरा बनेगा। तो ये रास्ता कैसा हुआ बेटा, एक तरह से लंबा रास्ता हुआ। SN2 अभिक्रिया के लिए ये रास्ता, तो हमारे पास एक तरह से ये बात हो गई। आप इसको आसान वे में ऐसे समझिए कि SN1 में जो है हमें कितने स्टेप फॉलो करने पड़ रहे हैं, 1 और 2 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहले कार्ब धनायन बनेगा, फिर नाभिक नहीं जुड़ेगा। लेकिन SN2 में केवल एक ही रास्ता फॉलो करना पड़ेगा कि नाभिक नहीं जाएगा पीछे से, जैसे ही यहाँ से पीछे से जुड़ेगा तो आगे वाला हट जाएगा। तो आपको ये समझ में आया, SN2 का रास्ता क्या है बेटा, छोटा रास्ता है। अगर आपको कल की SN1 समझ में आ गई है तो बहुत अच्छा है बेटा। यहाँ से एकदम डेली लाइफ जो हमारा सामान्य जीवन है उससे कनेक्ट करके मैं आपको बता रही हूँ कि जो भी नाभिक स्नेही होता है ऐसा उसके लिए डिसाइड नहीं होता कि वो SN1 पे जाएगा कि SN2 पे जाएगा। जैसे आप स्वयं को कंसीडर कीजिए कि आपको जाना है कहीं पर, तो आप छोटा रास्ता चुनेंगे, लेकिन अगर उस रास्ते पर क्या है, भीड़ है, तो आप उस रास्ते को छोड़ दोगे और कहाँ जाओगे, जो बिल्कुल कैसा रास्ता होगा, आसान रास्ता होगा, बिल्कुल खुला हुआ रास्ता होगा। तो वही काम होता है, OH माइनस पहले छोटा रास्ता प्रीफर करता है SN2 का, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही स्टेप होना है। लेकिन अगर इस रास्ते में बहुत ज्यादा भीड़ है, भीड़ का मतलब क्या है, इस कार्बन से बड़े बड़े समूह जुड़े हुए हैं, तो OH माइनस अर्थात नाभिक स्नेही का जाना आसान नहीं होता। अर्थात भीड़ भरा रास्ता चुनने की बजाय वो कहाँ जाता है, SN1 के रास्ते की तरफ जाता है, जहां उसको 2 स्टेप मिलते हैं, एक कार्ब धनायन का बनना तथा उस बाद में नाभिक स्नेही का जुड़ना। और कार्ब धनायन वही आसानी से बन पाता है जो 3 डिग्री होगा, वो आसानी से बनेगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इसीलिए हम ऐसा कह देते हैं कि SN2 में जो सबसे हल्का होगा, मतलब जो कम भीड़ वाली जगह होगी, अगर भीड़ कम होगी तो नाभिक स्नेही SN2 पे जाएगा, और अगर भीड़ ज्यादा होगी तो नाभिक स्नेही SN1 पर जाएगा। ये कहने का अर्थ है बेटा, हर एक का अपना अपना समझाने का तरीका होता है। मुझे लगा ये तरीका और ज्यादा अच्छा रहेगा आपको समझाने के लिए, इसलिए मैंने इस तरीके को चुना। तो आप सिर्फ एक चीज दिमाग में रखिएगा, SN2 के लिए हमें कैसा रास्ता चाहिए, खुला रास्ता चाहिए। अगर भीड़ कम है, अगर भीड़ कम का मतलब है छोटे छोटे परमाणु जुड़े हुए हैं तो SN2 होगी, और अगर बड़े परमाणु जुड़े हुए हैं तो SN1 होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, OH माइनस के लिए निश्चित नहीं होता कि वो किस रास्ते से जाए, लेकिन वो पहला रास्ता SN2 का प्रीफर करता है, SN1 का प्रेफर नहीं करता। SN1 पे तब जाता है जब उसको ज्यादा भीड़ मिलती है, अर्थात बड़े बड़े परमाणु मिलते हैं। इस आधार पर SN1 बिल्कुल हल्के से स्टार्ट करेंगे, सबसे कम भीड़, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। लेकिन SN1 इसकी उल्टी होती है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और फिर मैथिल हैलाइड। ठीक है बच्चों, चलिए अब चलते हैं अपने प्रॉपर नोट्स वाली जगह पर जहां हम नोट्स लिख रहे थे। बेटा अब अपन इस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हमने यहाँ से इस चीज को समझ लिया कि अभिक्रिया कैसी होगी। तो अब हम इसके अंदर लिखेंगे कि
कि SN2 अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। हेडिंग डाल दीजिए SN2 अभिक्रिया को। बच्चों कॉपी पेन साथ में जरूर लेके बैठिएगा। आपको हालांकि टेलीग्राम पे इसके नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी वीडियो पढ़ते समय आप कॉपी पेन लेकर बैठिया कीजिए, ताकि आपको जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स लगे, आपको पॉइंट्स लगे, आप हाथों हाथ नोट कर ले। ठीक है। SN2 अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला कारक जो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर हम कहेंगे वो होगा त्रिविम बाधा, जिसके आधार पे आप इस अभिक्रिया को सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहला कारक क्या है बेटा? वो है हमारा त्रिविम बाधा। त्रिविम बाधा का अर्थ क्या है बच्चा? यहां से बेटा त्रिविम बाधा का मतलब क्या है? कार्बन परमाणु पर उपस्थित जुड़े हुए परमाणुओं की संख्या। देखिएगा बच्चों, इसके अंदर हमारे पास क्या है? त्रिविम बाधा। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। हैलोजन परमाणु से जुड़े हुए कार्बन के साथ एल्किल समूह की संख्या को ही त्रिविम बाधा कहते हैं। कहने का मतलब है हैलोजन परमाणु से जुड़े हुए कार्बन पर जितने भी अपने ये पीछे की तरफ जुड़े होते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं? त्रिविम बाधा। जितना ज्यादा बड़ा अणु जुड़ा होगा उतनी ही ज्यादा त्रिविम बाधा अधिक होगी। आगे देखिए, यहाँ से कार्बन परमाणु के साथ बड़े एल्किल समूह जुड़े होने पर त्रिविम बाधा बढ़ती है, जिससे नाभिक स्नेही आसानी से आक्रमण नहीं कर पाता। मतलब कार्बन परमाणु से ज्यादा बड़े एल्किल समूह जुड़े होंगे तो त्रिविम बाधा क्या होगी? ज्यादा होगी, और नाभिक स्नेही आसानी से आक्रमण नहीं कर पाएगा। यही कारण है कि तृतीयक एल्किल हैलाइड की तुलना में यह अभिक्रिया प्राथमिक हैलाइड के साथ अधिक आसानी से होती है। ठीक है। आपके साथ यहाँ भी आप लिख सकते हो, अगर क्वेश्चन बन जाता है कि अभिक्रिया तृतीयक हैलाइड के साथ ज्यादा आसानी से नहीं होती है, तो इसके बाद आप यही लिखेंगे इसके साथ, यही कारण है कि, साथ साथ आप लिख भी सकते हैं बच्चों, यही कारण है कि यह अभिक्रिया 3 डिग्री हैलाइड की तुलना में 3 डिग्री हैलाइड की तुलना में मैथिल हैलाइड के साथ आसानी से होती है। मैथिल हैलाइड के साथ आसानी से होती है। ठीक है बच्चों, चलिए एक बार हम देख भी लेते हैं यहाँ पर हम किस तरह से इसको बताएंगे। यहाँ से देखिएगा, अगर हम इसका क्रम बताने की कोशिश करें तो इस कार्बन से हम ये बात कह सकते हैं कि CH3X, ये तो कौन सा है अपना? मैथिल हैलाइड। फिर 1 डिग्री हैलाइड लिखते हैं CH3CH2X, ये कौन सा हैलाइड है बेटा? 1 डिग्री। फिर हम 2 डिग्री हैलाइड लिख रहे हैं, ये कार्बन और फिर क्या है अपना X। ठीक है, ये अपना CH3 और ये CH3। कहने का अर्थ क्या हो गया बच्चों? यहाँ से क्रियाशीलता का क्रम सबसे जल्दी मैथिल हैलाइड के साथ, फिर 1 डिग्री हैलाइड के साथ, फिर 2 डिग्री हैलाइड के साथ, और फिर लास्ट में किसके साथ आएगा बच्चों? वो आएगा अपना 3 डिग्री हैलाइड के साथ। ठीक है, ये CH3, ये CH3, तो ये 2 डिग्री हो गया और ये 3 डिग्री हो गया। कहने का मतलब क्या हो गया यहाँ से? और अगर अपन आसानी से लिखें क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, तो CH3X, फिर कौन सा आएगा बच्चों? 1 डिग्री, फिर आएगा 2 डिग्री, फिर आएगा 3 डिग्री। अगर आपसे आंसर पूछा जाए ऐसा क्यों है? क्योंकि 3 डिग्री में त्रिविम बाधा सर्वाधिक है। यहाँ भी लिख सकते हो आप और आसान शब्दों में, क्योंकि 3 डिग्री के साथ त्रिविम बाधा सर्वाधिक है। ओके स्टूडेंट्स, ये अपने साथ यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं आगे बच्चों। यहाँ से दूसरा बिंदु अपना नाभिक स्नेही सांद्रता। आपको याद होगा SN1 अभिक्रिया नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, लेकिन यह अभिक्रिया नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर करती है। SN2 अभिक्रिया नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर करती है, ये याद रखिएगा यहाँ से। ठीक है, अन्य पॉइंट्स इसके और क्या क्या है बेटा? यहाँ से नोट डाल के अन्य पॉइंट्स भी लिख लेते हैं। यहाँ से जो SN2 अभिक्रिया होगी, SN2 अभिक्रिया द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। द्वितीय कोटि मतलब सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है।
क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये अभिक्रिया जो है बेटा वो नाभिक स्नेह की सांद्रता पर भी निर्भर कर रही है। तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, यहाँ से अभिक्रिया का वेग समानुपाती होगा, वो होगा अपना एल्किल हैलाइड की सांद्रता और नाभिक स्नेही की सांद्रता। एल्किल हैलाइड मतलब Rx, नाभिक स्नेही मतलब Nu माइनस। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं R बराबर K Rx और ये नाभिक स्नेही। ठीक है बच्चों, यहाँ से अब अपने पास में आपको बता दें, इसके बाद हम नाभिक SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर लिखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक तरफ लिख देंगे SN1 तथा SN2 अभिक्रिया में अंतर। ठीक है बच्चों, देखिए क्या क्या अंतर रहेंगे यहाँ से। देखिएगा बच्चों, पहला अंतर तो हम यही लिखेंगे कि यहाँ से SN1 जो अभिक्रिया होती है वो कौन सी होती है बेटा, एक है लिख रहा हुआ है, अर्थात कैसी अभिक्रिया है, एक अणु। ठीक है, यहाँ पर कैसी अभिक्रिया है, ये द्विअणुक, अर्थात इसमें दो अणु भाग लेते हैं। दूसरा अंतर, ये अभिक्रिया कितने पदों में होती है, 2 पद में, और ये अभिक्रिया कितने पद में होती है बेटा, 1 पद में। ठीक है, तीसरा अंतर क्या है अपना, इसके अंदर किसका निर्माण होता है बेटा, इसके अंदर होता है मध्यवर्ती कार्बधनायन, मध्यवर्ती का निर्माण, जबकि इसके अंदर किसका निर्माण होता है बेटा, इसके अंदर होता है संक्रमण अवस्था अर्थात ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण। ठीक है, और देखिए और क्या क्या अंतर है इसके अंदर। चौथा अंतर, यह अभिक्रिया कितनी कोटि की है, प्रथम कोटि की, क्योंकि यहाँ से यह अभिक्रिया का वेग केवल क्रिया कारक में एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसके अंदर दोनों पर निर्भर करता है। तो यह अभिक्रिया किसकी है बेटा, द्वितीय कोटि की। ओके, यहाँ से चौथा अंतर हो गया। पांचवा अंतर क्या है, यहाँ से SN1 अभिक्रिया में नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर नहीं, जबकि इसमें क्या है, नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर। ठीक है, ये तो हुए 5 बिंदु। और देख लेते हैं बच्चों बिंदु कौन से हैं। देखिए यहाँ से बच्चों, यहाँ से अगर हम बात करें छठे बिंदु की, तो छठा बिंदु हमारा क्या कहता है, यहाँ से क्रियाशीलता का क्रम, SN1 की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा बच्चों, SN1 की क्रियाशीलता होगी 3 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड, 1 डिग्री हैलाइड, और फिर आएगा हमारा मैथिल हैलाइड। जबकि SN2 अभिक्रिया में सबसे पहले क्या होगा, CH3X, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और फिर कौन सा आएगा बच्चों, 3 डिग्री। ठीक है, और क्या अंतर हो सकता है बच्चों, 7वां अंतर मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर विन्यास का प्रतीपन होता है, मतलब SN2 अभिक्रिया में विन्यास का प्रतीपन होता है। विन्यास के प्रतीपन का अर्थ क्या होता है कि क्रिया कारक के अभिविन्यास से, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इसका मतलब है क्रिया कारक के विन्यास से उत्पाद के विन्यास का विपरीत होना, विन्यास का विपरीत होना। जबकि यहाँ पे क्या होता है बेटा, इस वाले पॉइंट में क्या होगा, इस वाले पॉइंट में होता है रेसिमीकरण। हालांकि रेसिमीकरण आपके लिए एक नई टर्म है। यहाँ से मैं आपको बता दूं, आपकी केमिस्ट्री में त्रिविम रसायन नाम का एक चैप्टर और है जहाँ इसका पूरा की पूरा एक्सप्लेनेशन है, रेसिमीकरण क्या होता है। यहाँ मैं इतना बता सकती हूँ कि यहाँ पर पूरा की पूरा विन्यास क्या हो जाता है, उलट जाता है, विपरीत हो जाता है। यहाँ पर विन्यास जो होता है आधा तो वही मिलता है, तो आधे का विन्यास परिवर्तित हो जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये अपना SN2 में था, इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ विन्यास इस तरह से था, लेफ्ट साइड था, यहाँ क्या बन गया, राइट साइड वाला बन गया। जबकि SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है कि विन्यास जो होता है आधा तो मिलता है राइट साइड वाला और आधा मिलता है लेफ्ट साइड वाला। इट मीन्स 50-50% प्राप्त होता है। मैंने यहाँ से एक बार ये बता दिया है कि यहाँ पर विन्यास पूरा की पूरा उलट जाता है SN2 में तो, लेकिन SN1 में क्या होता है, अपना आधा विन्यास तो विपरीत विन्यास वाला और आधा विन्यास कैसे मिलता है, बिल्कुल क्रिया कारक के समान का विन्यास
मिलता है। 7वां पॉइंट चाहे तो आप लिखिए अर्थात छोड़ भी सकते हैं। ये मैंने SN1 और SN2 अभिक्रिया में आपको अंतर लिखवा दिए हैं बच्चों। क्वेश्चन भी आपको बीच बीच में बताए हैं कि कौन सा क्या होगा। तो बच्चों यहाँ से अपना SN2 अभिक्रिया जो होती है यहाँ से कंप्लीट होती है। पूरा मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन कैसे बनता है। SN2 अभिक्रिया इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हम SN2 अभिक्रिया की उदाहरण पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम क्या बताएंगे कि SN2 अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के उदाहरण पढ़ेंगे। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के उदाहरण में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आज के लिए बस बच्चों इतना ही। एक मेरी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को प्लीज अपने साथ की और फ्रेंड्स के साथ भी, आपकी क्लास के और बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो के साथ पढ़ सके। और दूसरी चीज बच्चों, ये जो मैं आपको वीडियो बताती हूँ, ये जो अपन पढ़ते हैं, इसकी आप पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जो है वो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। देखने का तरीका क्या है, जहाँ कुकू केमिस्ट्री लिखा हुआ है आप नीचे चैनल में, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे चैनल खुल जाएगा। वहाँ प्लेलिस्ट ऑप्शन पे टिक करिएगा। प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं उसमें मेरे द्वारा बनाए गए सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार टैप करके जरूर देखिए कीजिए। नीचे की तरफ वीडियो में ही होता है, टैप करेंगे पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको खुला हुआ मिल जाएगा। चलिए बच्चे, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे